तो जय हिंद आप सभी को। क्या हाल है आपके? आई होप आप सब अच्छे हैं और आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। सो अभी भी मेरी आवाज़ थोड़ी भारी है, बट कोई बात नहीं। अगर आपसे वादा कर दिया है और डिटर्मिनेशन है तो पूरा करना है नहीं, ठीक है? आप भी अपने काम में ऐसे ही रहो कि जब एक चीज़ सोच लिया, वो कहते हैं ना, ठान लिया तो ठान लिया। तो वही बात है। यार, हमने 8 चैप्टर खत्म कर लिए हैं केमिस्ट्री के, और मेन जो चैप्टर है आपके सिलेबस का वो खत्म हो गया है। अब जो क्लास हम देखने वाले हैं ना, ये उन लोगों के लिए है जिनको, जो बेसिकली अपना रैंक सुधारना चाहते हैं, ये उनको कराई जाती है क्लास, ठीक है? जो टॉपर्स हैं या जो उनके हैं। बाकी आप भी करो, ठीक है? क्योंकि अगर आपके बेसिक्स से लेकर के एडवांस तक चीज़ें कंप्लीट करनी है, मैं चाहता हूँ कि आप ना सिर्फ रिजल्ट करो, बल्कि एक अच्छे रैंक से पास करो, ठीक है? ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आए तो बहुत कम लोग हैं जो कर पाते हैं। तो आप भी कोशिश करो। बहुत छोटा चैप्टर है, हम बहुत जल्दी खत्म भी करेंगे। सो आज की क्लास है जो है बिहेवियर ऑफ गैसेस पर। बहुत इजी से लेकर के एडवांस लेवल तक हम चलेंगे, एक एक करके चीज़ों को समझेंगे। स्टार्ट करें? चलिए फिर अच्छे नोट पर स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम थोड़ा गैस के बारे में समझते हैं। देखो, अब तुम बच्चे रहे नहीं। जो मैंने पहली क्लास में सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में बताया था, अब उस डेफिनेशन से काम चलेगा नहीं। अब तुम बड़े हो गए हो, ठीक है? तो अब उस लेवल का डेफिनेशन पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहली बात हमने करी थी कि गैस के बारे में, कि ना तो इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, आयतन, और ना ही इसका शेप फिक्स होता है। हमने देखा भी था, इसको जहां रख दोगे ऐसे उड़ते तैरते रहता है। धुआं कभी फिक्स होता है क्या? ठीक है? तो दोनों चीजें इसके फिक्स नहीं होती। दूसरा ये हमने देखा था कि ये हो गया, मान लो, सॉलिड। ये हो गया क्या? लिक्विड। और ये हो गया क्या? गैस। हमने देखा था कि इनके जो पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे कण हैं जिनसे मिलकर ये बने हुए हैं, सॉलिड में सबसे ज्यादा घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, मतलब एक दूसरे के पास होते हैं। लिक्विड में क्या होता है, इसके तुलना में, सॉलिड के तुलना में थोड़े दूर दूर होते हैं। और गैस में क्या होता है, उन दोनों की तुलना में सबसे ज्यादा इसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं। आप देख सकते हो, ठीक है? अच्छा, एक बात बताओ, जब पार्टिकल्स दूर होंगे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन से, ठीक है, तो होगा क्या कि इनके बीच का रिलेशन कमजोर पड़ेगा, ढीला पड़ेगा, ठीक है? तो वही चीज होता है गैस में। आगे हम इस चीज को और डिटेल में देखेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। मैंने बोला ना, जब दूरी बढ़ी, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, और जब पास में थे तो बहुत प्रेम था, बहुत स्नेह था, लेकिन दूर हुआ तो धीरे धीरे रिप्लेसमेंट आ गया। धीरे धीरे क्या हो गया? अट्रैक्शन कम हो गया, निग्लेजिबल हो गया। अब आ जाओ यहाँ पर। अगर दूर हैं तो तुम्हें पता है कि जब तक पास थे, घर पे हो, तो घर पे क्या डांट खाते रहोगे। डांट खाते रहोगे तो बिना समय इधर उधर घूमोगे नहीं। लेकिन जैसे तुम पढ़ने के लिए कॉलेज चले जाते हो, दूसरे शहर, दूसरे सिटी, तो वहां क्या कर सकते हो? फ्रीली मूव कर सकते हो। क्यों? क्योंकि दूर हो, ठीक है? कहीं पर भी घूम सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये सारी चीजें गैस में भी अलाउ होती हैं, लागू होती हैं, ठीक है? हाईली कंप्रेसिबल होता है। कैसे? जैसे ये सॉलिड है, मान लो सॉलिड है, इसमें क्या रख दिया मैंने? ईंट रख दिया, तो इतना जगह पकड़ रहा है। अब इसको तुम कितना भी दबा लो, क्या ये ईंट सिकुड़ करके इतना छोटा हो जाएगा? नहीं होगा ना। हालांकि अगर पानी है तो थोड़ा सा दब सकता है, थोड़ा सा दब सकता है, लेकिन गैस है तो उसको काफी हद तक दबाया जा सकता है। इसी नेचर को, इसी गुण को कंप्रेसिबिलिटी कह देते हैं हम, ठीक है? हम ये सारी चीजें देख चुके हैं। अच्छा देखो, गैस के प्रॉपर्टीज और उसके गुणों के बारे में जानना है तो हमें आज मेनली इन 4 कैरेक्टरिस्टिक पे बात करनी है, 4 प्रॉपर्टी पे बात करनी है। क्या? कि गैस का जो प्रेशर होता है वो कैसा होता है सर, वॉल्यूम यानी आयतन कैसा होता है, टेम्परेचर कैसा होता है, और अमाउंट यानी मोल कैसा होता है। इन चारों को लेकर के क्या क्या प्रभाव पड़ना है, क्या क्या चीजें होनी है, वो हम एक एक करके समझेंगे, ठीक है? इन चारों को समझाने के लिए ना कुछ लॉ दिए गए, कुछ नियम कानून दिए गए, ठीक है? जिनमें सबसे पहला लॉ, सबसे पहला नियम आता है बॉयल का नियम या बॉयल्स लॉ, ठीक है? ये क्या कहता है? ये बोलता है कि देखो, मैं एक काम तुम्हारा आसान कर देता हूं। तुम्हें क्या क्या चीजें चाहिए? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मोल ना, मैं दो के बीच का रिलेशन बता देता हूँ। कौन कौन से दो का? पीवी के बीच का। पीवी के बीच का रिलेशन बता देता हूँ। कैसे? बॉयल साहब ने कहा कि एक काम करो, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दो। कांस्टेंट मतलब फिक्स कर दो, उसको घटाना बढ़ाना नहीं है, ठीक है? हम इन दोनों को घटा बढ़ा के चेक करते हैं क्या होता है आखिर। मान लो इसमें गैस है, इसमें गैस है, ठीक है? इसमें गैस है, बहुत सारे गैस के पार्टिकल हैं, यहाँ पर गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है? अब क्या करा इन्होंने, कहा कि देखो टेम्परेचर फिक्स है, टेम्परेचर इसका बढ़ाएंगे घटाएं नहीं। काम करते हैं, ऊपर से इसमें मान लो प्रेशर देना शुरू कर दिए। अब प्रेशर दोगे तो ये दबेगा, ये वाला जो ऊपर में ये कैप लगा हुआ है ये नीचे जाएगा, अब ये यहाँ आ जाएगा।
तो तुम्हें ध्यान से देखना है, एक चीज यहां से समझनी है, रटना नहीं है कुछ भी साइंस में, सब चीज समझना है। तुम समझो कि जैसे इन्होंने यहां करा, पहले ये इतना जगह ले रहा था, ठीक है, लेकिन जैसे प्रेशर बढ़ा अब सिर्फ ये इतना ही जगह में फिक्स हो गया। मतलब क्या हो गया, इसका आयतन घट गया। जैसे प्रेशर बढ़ाया इसका आयतन घट गया। तो बॉयल्स लॉ ने कहा कि देखो भैया, प्रेशर और वॉल्यूम इन दोनों के बीच का जो रिश्ता होता है ना, ये उल्टा होता है। समझ गए बात? मतलब प्रेशर को अगर आप बढ़ा दोगे तो वॉल्यूम जो है वो घट जाएगा। यही बात कहा था किसने? बॉयल भाई साहब ने। किसने कहा था? बॉयल भाई साहब ने। ठीक है। अब देखो यहां से एक रिश्ता और निकल के आता है। अगर हम v को यहां ले आकर लिख दें, जैसे यहां लिख दिया, और ये कांस्टेंट का साइन होता है, इसको जब तुम हटाते हो ना तो इक्वल लिखते हैं, और कुछ के ए बी सी जो मन वो लिख सकते हो। ये के कांस्टेंट होता है, ठीक है। सॉरी। ठीक है। अब देखो, तबीयत खराब है इसलिए दिक्कत आ रही है। अब देखो जरा ध्यान से, पीबी के बीच का रिलेशन ऐसा हमने देख लिया। अब हम इसको चाहें तो P1V1 बराबर P2V2 भी लिख सकते हैं। अगर ग्राफ खींचने का ट्राई करें तो कैसा ग्राफ बनेगा? उल्टा ग्राफ बनेगा। जैसे जैसे P को बढ़ाओगे ना V घटता जाएगा, इसलिए ये उल्टा ग्राफ बनता है। देख रहे हो, ये जैसे जैसे बढ़ रहा है ना, इधर की तरफ जा रहा है, ये घट रहा है। ठीक है। तो इस ग्राफ को, इस जो शेप दिख रहा है आपको, ये कहलाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या कहलाता है सर? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बेटा डरना नहीं है, अगर ये मेहनत कर दी ना तुमने और ये चीजें सीख ली, तो तुम, मैं बोल रहा हूं ना, ये वो बच्चे पढ़ते हैं जो रैंकर होते हैं। ठीक है। अगर तुम्हारे अंदर वो गुण है तो पढ़ लो, नहीं है तो फिर जय हिंद जय भारत। अब आ जाते हैं दूसरे लॉ पर, दूसरे नियम पर। दूसरा नियम क्या कहता है? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ जो होता है वो टेम्परेचर टेम्परेचर और वॉल्यूम इन दोनों के बीच का रिलेशन बताता है। चार्ल्स कहते हैं कि भैया देखो, तुमने पी और वी का तो बता दिया, अब मेरे को टी और वी का बताने दो, टीवी। ठीक है, टीवीसी ऐसे याद रख सकते हो, टी टी वी सी। टीवी के बारे में चार्ल्स ने बताया। तो इन्होंने कहा कि अगर मुझे टी और वी के बारे में बताना है तो प्रेशर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, मतलब प्रेशर फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर की बात ही नहीं होगी। तो जब इन्होंने प्रेशर फिक्स रखा तो देखा कि मान लो इतने दूर में क्या थे? गैस थे। ठीक है, इतने दूर में गैस थे, गैस के पार्टिकल। नीचे आग लगा दी इन्होंने। आग लगाया तो क्या हुआ? इसके पार्टिकल्स हैं, क्या यहीं पर रहेंगे? नहीं रहेंगे ना, ये बढ़ने लगेंगे। मतलब ये जो जगह छेंक रहे थे, ये जगह ज्यादा कवर करने लगेंगे, ज्यादा कवर करने लगेंगे भैया। तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। यानी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। ये बात किसने कह दी? ये बात कह दी चार्ल्स ने। यानी उन दोनों के बीच का रिलेशन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह देते हैं या समानुपाती कह देते हैं। ठीक है। इसको हम चाहें तो v बाई टी भी लिख सकते हैं, V1/T1 बराबर V2/Q2 भी लिख सकते हैं, T2 भी लिख सकते हैं, सॉरी। ग्राफ इसका ऐसे खींचा जाता है। अब ये मत पूछना सर इसका ग्राफ इधर साइड क्यों जा रहा है, ठीक है, इधर क्यों जा रहा है, ये मत पूछना प्लीज, क्योंकि इधर आकर के 0 डिग्री सेल्सियस होता है, इधर समथिंग प्लस में होगा। ठीक है, हमारे को 0 डिग्री से लेना है, इस पॉइंट पर जीरो लेना है। -273.15 केल्विन बराबर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस के लिए इसको हमें थोड़ा पीछे खींचना पड़ा। डिफिकल्ट ग्राफ वो है, मत पढ़ो, बस इतना ध्यान रखो इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। ठीक है। अगर कई बार पूछ ले जाता है, ये बताओ ऐसे तीन दिए हुए हैं प्रेशर, ये है P1, ये है P2, ये है P3। अब पूछ ले कि इन तीनों में कौन बड़ा है, तो नीचे वाला बड़ा होता है, फिर ऊपर वाला बड़ा होता है, फिर ऊपर वाला बड़ा होता है। ये ध्यान रखना है आपको। तो P1, P2 और फिर P3 होता है। बस मत जानो ज्यादा, लोड मत बढ़ाओ। ये देखो, तीसरा नियम जो होता है वो होता है गे लुसाक लॉ। गे लुसाक लॉ क्या होता है सर? अरे गे के बाद लुसाक भी है, पूरा नाम पढ़ना है। ठीक है। ये कहते हैं कि तुमने V और P बता दिया, V और P बता दी, V और T बता दी, अब मैं PT बता देता हूँ। ठीक है, जो बच गया वो मैं बता देता हूँ। अब PT बताना है तो V को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। गेलुसाक साहब ने क्या करा? V को कांस्टेंट रख लिया, V मतलब वॉल्यूम, और बोला कि भाई साहब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना तो प्रेशर भी बढ़ जाता है। यही बात किसने कही? गेलुसाक ने। और इसको दिखाने के लिए क्या करा उन्होंने? समानुपाती का एक सिंबल दे दिया, V P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, सॉरी, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। यानी प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। ये बात किसने कही? गेलुसाक ने। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों के बीच का जो लाइन होगा ये भी तो स्ट्रेट लाइन होगा ना दोस्त, है ना? तो ये स्ट्रेट लाइन होता है। इसको तुम P1/T1 बराबर P2/T2 कह देते हैं।
अब आ जाओ एक और लॉ देख लो, एक एक और लॉ है एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो के बारे में तूने पढ़ा था ना, एन जो होता है एन ए से इसको डिनोट करते हैं, एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 हम बता चुके हैं पिछली क्लासेस में, तो मैं अभी यहाँ नहीं बताऊंगा। यहाँ जो बताना है वो सुनो। एवोगाड्रो साहब ने भी लॉ दिया, कहा कि देखो एक काम करते हैं, हम वॉल्यूम और उसमें जितने नंबर ऑफ मोल हैं, जितने नंबर ऑफ कण हैं, उनके बीच का एक रिश्ता निकाल लेते हैं। हुआ क्या कि इन्होंने टेम्परेचर और प्रेशर इन दोनों को कांस्टेंट कर दिया, इन दोनों को फिक्स कर दिया। बोला कि जैसे जैसे तुम नंबर ऑफ मोल बढ़ा रहे हो ना, नंबर ऑफ मोल क्या होता है, जो सबस्टांस है, कोई भी पदार्थ है, उसका इकाई होता है। तो जब तुम इसको बढ़ाओगे तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, उसका आयतन भी बढ़ेगा। ये बात किसने कही है? एवोगाड्रो ने कही थी। ठीक है, अब इतनी बात अगर आप समझ गए तो आ जाते हैं आइडियल गैस इक्वेशन पे। सर ये आइडियल गैस क्यों कहलाता है? देखो बाबू, आइडियल किसी को क्यों कहते हैं? अगर कोई क्लास में आदर्श है, आदर्श नाम नहीं, कर्म से आदर्श हो, ठीक है, तो कर्म से आदर्श है, क्यों है आदर्श? क्योंकि वो सारे नियमों का पालन करता है। वैसे ही अगर कोई गैस जितने भी तुमने ऊपर नियम देखे उन सारे नियमों का पालन करे तो उसको हम आइडियल गैस कह देते हैं, पहली बात, या आदर्श गैस कह देते हैं। अब उन सारे नियमों को मिला करके, अब अलग अलग तो लिख नहीं सकते, तो मिला करके हुआ क्या, एक क्यों ना इक्वेशन तैयार कर दी जाए। तो ये इक्वेशन तैयार किया गया जिसको हम आइडियल गैस इक्वेशन कह देते हैं। क्या आया सर इक्वेशन? तो पी वी बराबर एन आर टी, पी वी बराबर एन आर टी, स्टार मार्क कर लो, तुमसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, अब यहाँ पी क्या है? सर ये तो आपने बहुत भारी क्वेश्चन पूछ लिया। पी बराबर प्रेशर है। वी क्या है? अरे सर ये तो सुना ही नहीं है। पी बराबर वॉल्यूम होता है क्या? जी हाँ, वॉल्यूम होता है। एन से क्या होता है सर? ये भी थोड़ा कठिन है, एन से नंबर ऑफ मोल्स होता है। आर क्या होता है सर? ये तो आसान है, ये तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है सर, ये तो हम रोज पढ़ते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाता है? 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ये तुमसे डायरेक्ट वैल्यू पूछा जा सकता है, तो एक बार ये वैल्यू देख लेना। ठीक है, जब आएगा ना तब कहो कि पता नहीं ये क्या ही पूछ रहे हैं। T बराबर टेम्परेचर होता है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में। थोड़ा सा लेवल और अप करते चलते हैं धीरे धीरे। अब आ जाते हैं डाल्टन के पार्शियल प्रेशर लॉ पर। पार्शियल मतलब क्या होता है? लोग कहते हैं ना कि पार्शियलिटी हो रही है मेरे साथ, मतलब भेदभाव हो रहा है। पार्शियल मतलब होता है जैसे मान लो ये एक पूरा का पूरा बिस्किट है, मैंने इतना पार्ट काट दिया, इतना इतना पार्ट, ठीक है, तो ये क्या हो जाए? पार्ट। और अगर इतना किसी को दे रहे हो तो उसको पार्शियल कह देते हैं, मतलब एक हिस्सा किसी को दे रहे हैं, हिस्से को हम पार्शियली कह देते हैं। डाल्टन का लॉ क्या कहता है सर? डाल्टन का लॉ कहता है मान लो भैया ये एक कंटेनर है। कंटेनर मतलब डब्बा, डब्बा मतलब जार। इसमें हम क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐसे गैस के मॉलिक्यूल डाल देते हैं। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल डाल दिए। अब ऐसा तो है नहीं कि ये सारे के सारे एक दूसरे से गले मिलने के लिए बैठे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं गैस के जो एक दूसरे से मिलते नहीं, एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं। ना ना ना, वो आया है मैं नहीं रहूंगा यहाँ, वो दूर भागते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर भागते हैं, अलग अलग भागते हैं। वही बात यहाँ लिखा गया कि टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, मतलब ऐसे गैसेस जो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते, दूर दूर रहते हैं। ना 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 ना, उससे नहीं, उससे बात नहीं करनी। तो होता क्या है कि देखो ए का कितना पावर है और बी का कितना पावर है ये बताना है। दोनों गले तो मिल नहीं रहे हैं, तो एक काम करते हैं, दोनों के पावर को जोड़ देते हैं। तो वही होता है प्रेशर के केस में। प्रेशर के केस में टोटल प्रेशर निकालने के लिए क्या होता है, ये ए बी सी डी जितने लोग इसमें बैठे हुए हैं उन सबका अलग अलग जोड़ लो और सबको आपस में एक साथ जोड़ दो, खत्म होगी बात। तो ऐसे निकालते हैं प्रेशर। टोटल प्रेशर निकालने के लिए सबके अलग अलग प्रेशर दिए होंगे, उन सबको जोड़ देना और बस निकल गया टोटल प्रेशर। बस ये हो गया। अब एक और लॉ देख लो, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बारे में मैंने आपको बताया था कि सबसे अच्छा उदाहरण है अगरबत्ती। अगरबत्ती में क्या होता है, जब तुम जलाते हो तुम्हें पता है कि अगरबत्ती में जो कण है वो पूरे कमरे में नहीं है। तो होता क्या है, जैसे इसको जलाते हो इसके कण पूरे कमरे में फैल जाता है। क्यों फैल जाता है? क्योंकि डिफ्यूजन का मतलब होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चीजों का बहना। ये मैं आपको डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के समय बता चुका हूँ, और भी डिटेल में हम पढ़ेंगे जब अगली क्लास आएगी बायोलॉजी की, वहां पर। ठीक है, जब हम साइटोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे। तो होता क्या, हाई हाई कंसंट्रेशन वाले, मतलब अगरबत्ती के पास जितने कण है अगरबत्ती के, क्या रोड पे रखा है क्या रूम के दीवार पे रखा है क्या? नहीं ना। तो इसीलिए जब इसमें जलाते हो, आग डालते हो, तो क्या हो जाता है, ये हर तरफ फैलने लगता है कि भाई यहाँ नहीं है, मैं यहाँ चला जाता हूँ, यहाँ जगह है यहाँ चला जाता हूँ, यहाँ भी खाली है यहाँ चला जाता हूँ। तो इसको हम डिफ्यूजन प्रोसेस कह देते हैं। अब ग्राहम एक नाम के साइंटिस्ट हुए।
उन्होंने कहा कि डिफ्यूजन के लिए भी मैं एक लॉ दूंगा, तुम सब इसको बेचारे को छोड़ दिए हो। उन्होंने कहा कि देखो जो डिफ्यूजन होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब कितना स्पीड से ये डिफ्यूज कर रहा है, ठीक है, उसको रेट कह देते हैं। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन को उन्होंने बोला जो मॉलिक्यूलर मास है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये हो गया कार्बन, ये हो गया ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, एक ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम, दो का कितना हो जाएगा 32 ग्राम, और एक कार्बन का कितना हम लेते हैं 12 ग्राम। तो 12 और 32 कितना हो गए 44 ग्राम, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 44 ग्राम। मतलब क्या है सर, जितने भी एटम हैं उन सबके मास को जोड़ दिए तो मॉलिक्यूलर मास निकल गया। तो वही बात कहते हैं ग्राहम साहब, कहते हैं कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ना, उसके मॉलिक्यूलर मास के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये देख रहे हो, यही बात कहते हैं। अब इसको तुम चाहो तो R1/R2 अंडर रूट M2/M1 लिख सकते हो। देख रहे हो ना, उल्टा रिलेशन है, तो M2 ऊपर जाएगा, नीचे M1 आएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब एक थ्योरी आ जाती है, क्या नाम है सर इस थ्योरी का, इस थ्योरी का नाम है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। दिया किसने, डेनियल बर्नौली ने। कब दिया था, 1738 में। इनके अलावा देखो, शुरुआत इन्होंने करी थी इस थ्योरी की, लेकिन इनके बाद में कई सारे और साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया। क्योंकि सबसे पहले इन्होंने दिया था, इन्होंने इसकी नींव रखी, इसलिए इनका नाम हम पहले लेते हैं। अच्छा, क्योंकि ऐसे सवाल तुमसे मेंस में पूछ लेता है टीयर 2 में। अब देखो काइनेटिक थ्योरी सर कहता क्या है, समझो कि एक बात कहता ये है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कि भाई साहब देखो, जो भी गैस है, जो भी गैस है, देखो कितनी बड़ी बात ये कह रहे हैं भाई साहब, जो भी गैस है वो छोटे छोटे पार्टिकल के बने हुए हैं। ये तो बात मैं भी कहता आ रहा हूँ, तो मेरा नाम लिख कर डीटी क्लासेस मॉलिक्यूलर थ्योरी लिख देना चाहिए यहाँ पर। ये तो आप लिखेंगे नहीं। खैर, पहली बात इन्होंने ये कह दिया कि जितने गैस हैं वो छोटे छोटे कण के बने हुए हैं, कितना भारी बात कह दिया। दूसरा बात इन्होंने एक और भारी बात कहा, बहुत डिफिकल्ट बात कहा। क्या कहा, कि ये जो कण है ना, ये कंटिन्यूअसली इधर उधर घूमते रहते हैं। क्यों, क्योंकि एक दूसरे से काफी कम अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, काफी कम अट्रैक्ट करेंगे तो इधर उधर घूमेंगे, भटकते रहते हैं। कंटिन्यूअसली रैपिड और रैंडम मोशन होते रहते हैं इनके बीच में, इधर उधर भटक रहे हैं, चारों दिशाओं में भाग रहे हैं। अच्छा, एक शब्द आ जाता है सर, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन बड़ा भारी शब्द है, ये क्या हो गया सर, जरा बताना। बाबू बताता हूँ, एक सेकंड देखना यहाँ। एक बूंद पानी है, ये एक बूंद पानी है, ठीक है। अगर इस पानी को इस पानी से टकराओगे दोनों को, तो मिल करके एक बूंद बना लेंगे बड़ा सा, ठीक है। लेकिन तुम ये कांच का जो वो कांचे खेलते हो ना, गोली जिसको कहते हैं कांचे, ये कांचा हो गया और ये एक कांचा हो गया, ये दो कांचे हो गए। जब इसको इस पर मारोगे दोनों मिलकर एक हो जाएंगे, नहीं होंगे ना, दोनों अलग अलग हो जाते हैं, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो जब कोई चीज टकराने के बाद उससे मिल जाए, फिजिक्स में पढ़ेंगे ये, तो ये कहला जाता है क्या, इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। और बिल्कुल अच्छे तरीके से मिल जाए तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। जब टकरा करके अलग अलग हो जाए तो हम इसको कह देते हैं इलास्टिक कोलिजन, और बिल्कुल अच्छे तरीके से अलग अलग हो जाए तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। वही बात यहां कहा जाता है कि जब इसके कण आपस में टकराते हैं तो टकरा करके अलग अलग भाग जाते हैं। ऐसा नहीं है मिल गए, नहीं नहीं नहीं, अलग अलग भाग जाते हैं, ठीक है। तो यही बात है। चौथी बात इस थ्योरी में क्या कही गई कि नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मतलब कि इनके बीच में जो फोर्स है, तुम्हें पता है कि इनके कण जितने हैं वो काफी दूर दूर हैं। अब दूर दूर हैं तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन, इन दोनों के बीच में कोई फोर्स काम करेगा नहीं, बस ऐसे ही चल रहा है मामला। तो बहुत कम इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है। उसके अलावा एक और बात इसमें कहा गया कि जितना ज्यादा कोलिजन होगा ना भाई साहब, जितना ज्यादा इसमें अंदर इधर टकराएगा उधर टकराएगा, इधर टकराएगा उधर टकराएगा, अब जितने टकराएंगे उतना ज्यादा एनर्जी निकलेगा, उतना ज्यादा हाई प्रेशर होगा। ये बात भी सही है। अब देखो, अब कोई कह दे कि बताइए सर अंदर में कितना एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। जब कोई चीज मूव करती है ना, तो उसको हम काइनेटिक एनर्जी से तुलना करते हैं। जब कोई तेज चीज अस्थिर बैठी होती है, स्थिर बैठी होती है, तो उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कह देते हैं। ये बात हम पढ़ेंगे जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो। अब सर इसमें मूवमेंट हो रहा है, इधर उधर सारे कण भाग रहे हैं, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी होता होगा, गतिज ऊर्जा होता होगा। उसको कैसे निकालें सर, तो देखो एवरेज गतिज ऊर्जा निकालने का एक अच्छा सा फॉर्मूला दिया गया। क्या दिया गया सर, बहुत सिंपल है, तुमसे पूछा जा सकता है। 3/2 KT, 3/2 KT, बस हो गया खत्म, इतना ही है फॉर्मूला। अब सर बता दो के क्या है, तो के का मतलब होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। क्या होता है सर, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻³ जूल पर केल्विन। क्या याद करना है सर, बिल्कुल याद कर लेना, बिल्कुल याद कर लेना। बस ये चीज जो मैं लिख रहा हूं ना, इसको स्टार मार्क करके याद कर लिया करो। और टी क्या होता है सर, तो टी होता है आपका टेम्परेचर, जिसको हम किस में देखते हैं, तो केल्विन में देखते हैं। खत्म हो गई बात।
ये हो गया आपकी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब आ जाते हैं जरा कि देखो, अब कोई बच्चा है हमारे जैसे जो बैक बेंचर है, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं यार हम लॉ वो नहीं मानते, जो आइडियल है ना अदर जो पहले बेंच पर बैठा हुआ था वो माने लॉ, ठीक है, हम तो डेविएट हो जाएंगे, हम तो रास्ते से अलग निकल के चलेंगे। तो जब कोई आइडियल बिहेवियर मतलब सारे लॉ को जो पालन करने वाला है उससे अलग जाए तो उसको हम डेविएशन कह देते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं। अब जो डेविएट करता है उसको रियल गैस कह देते हैं, आइडियल गैस नहीं कहते, इसको रियल गैस कहते हैं हमारे जैसे लोगों को, कि भाई ये बंदा रियल है, ये फेक नहीं है, ठीक है, ये आइडियल बनने की कोशिश नहीं करता, नहीं नहीं मैं सारे नियम फॉलो करता ना, मैं नहीं करता, जरूरत पड़ने पर सारी करूंगा, ठीक है। तो हम तो अभी रियल बंदे हैं। वैसे ही जो डेविएट कर रहा है ना वो रियल है, तुम्हें अपने रास्ते से डेविएट नहीं होना है, आइडियल ही बने रहो बेटा, ये सब चीजों में मत पड़ो, ठीक है, तुम जिस राह पे चल रहे हो ना बेटा। चलो देखो, ये देखो, आइडियल गैस इक्वेशन क्या करता है, तभी लागू होगा, कब लागू होगा सर जरा बताना, जब प्रेशर लो हो और टेम्परेचर खूब हाई हो, जब ही लागू होगा कि हाँ वहां पर आइडियल गैस है, ठीक है। मतलब क्या सर, कि ये जो फर्स्ट बेंचर है ना, ये फर्स्ट बेंचर तभी काम करेंगे जब वहां प्रेशर कम हो और टेम्परेचर ज्यादा हो, ठीक है। अगर उल्टा हो जाए, मतलब क्या हो जाए सर, प्रेशर ज्यादा हो जाए टेम्परेचर कम हो जाए, हाई प्रेशर में बैक बेंचर ही काम आते हैं, तो हाई प्रेशर हो जाए और लो टेम्परेचर हो जाए तब क्या होगा सर, तो जो गैसेस है ना वो डेविएट करना शुरू हो जाते हैं, जो पहले बेंच पर बैठने वाले आइडियल लोग हैं ना वो हाथ जोड़ लेते हैं, नहीं सर ये हमारे बस की बात नहीं, आप बैक बेंचर्स को बुला दो, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनके बीच का जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है, मतलब ये जो तुम्हें कण दिख रहे थे इनके बीच का जो फोर्स है वो काफी कमजोर है, इसीलिए अब इन्होंने हाथ खड़े कर दिए, ठीक है। तो ये जब गुण दिखाने लगता है हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर तो वो रियल गैस कहलाता है, बस इतना ध्यान रखो, इससे ज्यादा मत ध्यान रखो, ठीक है बाबू। अब क्या हुआ कि एक साहब हुए वंडरवाल साहब, इन्होंने कहा कि अगर कोई डेविएट कर देना, तो हमारे स्कूल में क्या था, डंडा मारो, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, एक इक्वेशन पकड़ा दो, इस इक्वेशन से हम इसके डेविएशन को ठीक कर देंगे। ये इक्वेशन किसने दे दिया, वंडरवाल ने दे दिया, और इस इक्वेशन से सारी चीजें ठीक कर दी। कहो सर बड़ा भारी इक्वेशन, ये क्या क्या लिख दिया आपने, कुछ नहीं है बेटा, देखो कुछ नहीं है, ध्यान से देखो, अगर 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 इस पूरे पोर्शन को जो तुम देख रहे हो स्क्रीन पर, ये वाला, तो अगर इस पूरे को मैं जीरो कर दूं और इस पूरे को मैं जीरो कर दूं, ठीक है, इस पूरे को मैं जीरो कर दूं तो v माइनस जीरो वी हो जाएगा, यहाँ v आ जाएगा, और p प्लस जीरो p हो जाएगा, और दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो ये सिंपल pv बराबर nRT नहीं हो जाएगा, देखना जरा, कहाँ मैंने कुछ भारी चीज लिख दिया, बताओ, यही तो चीज है जो हम पीछे पढ़ते आए हैं। तो सर ये नया क्या इसमें ऐड कर दिया, जरा बताना, बताता हूँ बाबू। हुआ क्या था, अब कोई गड़बड़ किया है, कोई इधर उधर डेविएट हुआ है, तो जो प्रेशर था उस प्रेशर से कितना डेविएट हो गया और वॉल्यूम में कितना डेविएशन आ गया, उन दोनों को इसमें शामिल कर दो, तो उन दोनों को शामिल करने का ये फॉर्मूला होता है, प्रेशर में कितना डेविएशन है वही बात यहाँ लिखा हुआ है, देखो ए बराबर क्या हो जाता है, ए बराबर मेजर ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, ये ओवरऑल जो होता है ये प्रेशर होता है। तो हम एक बात बताओ, एक्स में क्या जोड़ते हो, एक्स में एक्स ही जोड़ सकते हो, एक्स में वाई जोड़ सकते हो क्या, नहीं जुड़ता है ना। तो जब भी किसी के साथ तुम जोड़ रहे हो तो उन दोनों का कैरेक्टर सेम होता है, मतलब ये पूरा ओवरऑल प्रेशर है, कहाँ गए भैया, क्यों भाग रहे हो, क्यों क्यों क्यों, और ये जो पूरा होगा ये पूरा का पूरा क्या होगा, वॉल्यूम होगा, ठीक है, तभी तो इसमें जुड़ेगा ना, क्योंकि ये भी वॉल्यूम है। बाबू कठिन चीजें पढ़ा रहा हूँ, अगर जो मेहनत कर लिया ना बहुत बढ़िया चीज हो जाएगा तुम्हारे जीवन में, याद रखना। अगर यहाँ से सवाल आ गया ना, हवा कर दोगे तुम सीधा सीधा, लोगों को बताना कि नहीं नहीं हमारे सर ने पढ़ाया था। देखो, तो ये एक इक्वेशन हुआ जिससे हम क्या कर देते हैं, सारा डेविएशन हम ठीक कर सकते हैं। अगर आइडियल गैस है तो उसमें क्या होगा, ये ए का वैल्यू जीरो हो जाता है और बी का वैल्यू जीरो हो जाता है। अब ए का वैल्यू जीरो होगा तो ये पूरा जीरो, बी का वैल्यू जीरो होगा तो ये पूरा जीरो, तो p प्लस जीरो p और b माइनस जीरो v, तो pv बराबर nRT, इसलिए आइडियल गैस पर यही इक्वेशन pv बराबर nRT हो जाता है, ठीक है। अब आ जाओ, एक और कंसेप्ट समझ लो, सर गैसे को, जो भी गैस है उनको हम लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करें, बहुत पूछा जाता है सवाल आजकल। गैस से हमें लिक्विड बनाना है तो हमें सर क्या कंडीशन अप्लाई करना चाहिए, हालांकि मैं पहले तुम्हें बता चुका हूं, फिर भी देख लो। करना क्या है तुम्हें कि टेम्परेचर को बिल्कुल डाउन कर देना है, क्या कर देना है, बिल्कुल डाउन कर देना, और प्रेशर को बिल्कुल बढ़ा देना है, फिर प्रेशर को खूब बढ़ा दो और टेम्परेचर को डाउन कर दो, तो गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, वही बात यहाँ लिखा गया, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। एक और बात याद रखनी है, जो जो आइडियल गैस है ना,
आइडियल गैस आइडियल तभी होते हैं जब टेम्परेचर लो हो और प्रेशर हाई हो, ये बात मैं तुम्हें बता चुका हूं। बस आगे आ जाओ। अब हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स समझ लेते हैं। सर ये क्या होता है? देखो बाबू, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब ये जो गैस तुमने देखा, इसके बीच में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, कण हैं इसके, तो इन कणों के बीच में एक फोर्स लगता होगा, इन फोर्स लगता होगा। कोई भी मॉलिक्यूल है तो उसके कणों के बीच में आपस में एक फोर्स लगता होगा, तभी तो एक दूसरे के साथ है ना। तो उन फोर्सेस को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कह देते हैं। वही बात है, ये या तो एक दूसरे के अट्रैक्शन कर सकते हैं या एक दूसरे से दूर जा सकते हैं, रिपल्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। एक और चीज हमने कल की क्लास में, परसों की क्लास में पढ़ा था, आयनिक फोर्स और कोवेलेंट फोर्स, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये जो है ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये इन दोनों से कमजोर होता है। ठीक है, लेकिन ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या करता है कि जितने मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं, इनके फिजिकल स्टेट को, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को, सॉल्युबिलिटी को, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी को, इन सब को डिफाइन करता है। सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी हम पढ़ेंगे बाबू फिजिक्स में, तो ध्यान देना है, इतना टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे इन दोनों टर्म को। विश्वास है ना मुझ पे? तो बस विश्वास रखो, कोई भी चीज खाली हाथ नहीं जान दूंगा तुम्हें। ठीक है, पेड़ से बेहतर बोला है तो बोला है। और जिनको नहीं पता है वो क्लास के बाद जाकर के पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड इसका एग्जाम्पल है, वांडरवाल फोर्स इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, मेनली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर, जरा बताना। सर पहला फोर्स, बहुत ध्यान से समझना, पहला फोर्स है डिस्पर्सन फोर्स। यहाँ क्या लिखा है अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, समझो। यहाँ देखो, तुम्हें मैंने बताया था कि मान लो कोई एटम है, एटम के बीच में क्या हो जाता है, यहाँ हो जाता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या हो जाता है, प्रोटॉन, प्रोटॉन के पास होता है प्लस चार्ज। मान लो एक और एटम है, इसके पास भी क्या है, न्यूक्लियस, इसके बीच में भी क्या है, प्रोटॉन। मान लो, और इधर क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इधर भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इधर भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। मान लो एक क्षण के लिए ऐसा हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन घूमता घूमता यहां पर आ गया, यहां पर इलेक्ट्रॉन बहुत सारा जमा हो गया, और इसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो घूम करके इस साइड में आ गए, इस साइड में इलेक्ट्रॉन आ गए, ये पूरा एरिया खाली हो गया। तो तुम देखोगे यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज भर जाएगा, और इधर में क्या है, प्लस चार्ज, इधर माइनस चार्ज खाली हो चुका है। तो ये क्या करते हैं ना, माइनस और प्लस वाले एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं कि अरे यार मेरी जगह खाली हो गया, थोड़ी देर के लिए आ जाओ। ठीक है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा जब अट्रैक्शन होता है ना बाबू, तो इसको हम डिस्पर्शन फोर्स कह देते हैं। इसी का दूसरा नाम होता है लंदन और वंडरवाल फोर्स। इसको दिया था किसने, फ्रिंज लंदन ने। बाबू ऐसे कोई नहीं समझाएगा तुम्हें, जाकर देख लेना, अगर इतने डिटेल में कोई समझा दे तो। ये बहुत हाई लेवल की चीजें हैं, फिर भी मैं कह रहा हूं कोई नहीं समझाएगा तुम्हें। इंस्टेंटेनियस डाइपोल, डाइपोल का मतलब यही होता है, मतलब दोनों साइड पोल बन रहा है, पोलर मतलब एक साइड प्लस एक साइड माइनस। इंस्टेंटेनियस मतलब अचानक से बन रहा है, देख रहे हो, इंस्टेंट मतलब जैसे यहाँ खाली हुआ और यहाँ इलेक्ट्रॉन जमा हुआ, अचानक से ये हो गया। ठीक है, और ये क्या करता है, इंड्यूस करता है। इंड्यूस मतलब उकसा रहा है अगले को, यार देखो ना मेरा जगह खाली हो गया और तुम्हारे यहाँ इलेक्ट्रॉन आके जमा हो गया है, आओ ना यार मिल करके बात करते हैं, कुछ करते हैं। ठीक है, तो इंड्यूस कर देता है ये। तो ये बात ध्यान रखना है आपको बाबू। ये होता क्या, डाइवर्सन डिस्पर्सन फोर्स, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा ना किसी मॉलिक्यूल का, तो ये भी बढ़ने लगता है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना स्ट्रॉन्गर डिस्पर्सन फोर्स। सही बात है, यहाँ जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा स्ट्रांगली इसको खींचेगा। सही बात है। एक और बात याद रखना है, सॉलिड में ज्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम, गैस में सबसे कम। उदाहरण के तौर पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में होता है आपके क्या कहते हैं, आयोडीन में होता है, ब्रोमीन में होता है, इन सब में डिस्पर्शन फोर्स होता है। कोवैलेंट बॉन्ड भी होता है और ये भी होता है। अब आ जाओ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पे। बाबू डाइपोल पहले समझ लो, पोल क्या होता है और नॉन पोलर क्या होते हैं मॉलिक्यूल, तब तुम्हें मैं डाइपोल ले आऊंगा। ठीक है, यहां देखो, यहां देखो, पोलर, पोलर, और यहां देखो नॉन पोलर। ठीक है, पोलर और नॉन पोलर, समझो क्या होता है, समझो ये क्या होता है। नाम से पता चल रहा है, देखो पोलर में क्या हो जाता है कि एक साइड प्लस होता होगा, एक साइड माइनस होता होगा। नॉन पोलर में प्लस माइनस का खेल ही नहीं है। ठीक है, होता क्या है ना बाबू, देखो, जब दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन साझा कर ले, साझा कर ले, जैसे हम कल की क्लास में देख रहे थे ना कोवेलेंट बॉन्ड में, वो दे नहीं रहे थे, मतलब प्लस माइनस चार्ज नहीं आ रहा था, वो सिर्फ साझा कर रहे थे, एक दूसरे को कमी थी उसको पूरा कर रहे थे। तो ऐसा जब कर लेना तो इनको हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कह देते हैं। लेकिन हमने देखा था NaCl के केस में कि क्या हो जाता है, Na के बाहर में 2 8 1 था, और Cl के पास क्या था, 2 8 7 था। तो इसको एक रिक्वायरमेंट था, इसके पास एक ज्यादा था, तो ये एक पूरा का पूरा दे रहा था और ये एक पूरा का पूरा ले रहा था। तो जब इलेक्ट्रॉन पूरे तरीके से दे दिया जाए या पूरे तरीके से ले लिया जाए तो इनके ऊपर एक चार्ज आता है, जैसे इस पर प्लस आता है, इस पर माइनस आता है।
जो लिया उस पर माइनस, जो दिया उस पर प्लस। तो इसके कारण क्या हो गया, दो पोल बन गए ना, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल। ठीक है, तो इन दोनों को हम पोलर मॉलिक्यूल कह देते हैं। जब ये ज्वाइंट होंगे तो NaCl बनाएंगे, इनको हम पोलर मॉलिक्यूल कह देंगे। इनमें किसी तरह का चार्ज नहीं बनाते, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाते हैं। बस इतनी सी बात है। अब आ जाओ गला बुरे तरीके से खराब है, बट फिर भी यार आई एम जस्ट स्ट्रगलिंग एंड डूइंग इट ओनली फॉर यू। ठीक है, सो आप सब प्रयास जारी रखिए, अच्छा होगा। देखो, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में क्या होता है कि अकर बिटवीन दो पोलर मॉलिक्यूल्स, दो पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब एक साइड प्लस है, एक साइड प्लस है और एक साइड माइनस है, तभी ये जा करके होगा। ठीक है, दो पोल बन रहे हैं ना, इसलिए डाइपोल कह देते हैं। एक साइड नेगेटिव, एक साइड पॉजिटिव। अब दोनों होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव एंड अट्रैक्ट नेगेटिव एंड अट्रैक्ट करते हैं। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम कह देते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि H2O में किस तरह का इंटरेक्शन होता है, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। ये कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं बता रहा हूं तुम्हें, ये कोई नहीं पढ़ाएगा और ऐसे कोई नहीं समझाएगा। ठीक है, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो होता है, ये लंदन फोर्स जो हमने पिछला फोर्स पढ़ा उससे मजबूत होता है, और एक फोर्स होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, हम आगे पढ़ेंगे, उससे ये कमजोर होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरा नंबर क्या होता है सर, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। मतलब कि एक तो डाइपोल है, ठीक है, लेकिन दूसरा क्या है, इंड्यूस किया जा रहा है डाइपोल बनने के लिए। मतलब सर जरा बताना एग्जांपल से। देखो बाबू, बचपन में हम जब क्रिकेट खेलने जाना होता था, हमें, मुझे बड़ा मन होता था क्रिकेट खेले जाने का, पर मेरा दोस्त है उसको मन नहीं होता था, तो जबरदस्ती में उसकाता था, उसको उकसाता था कि चलो यार क्रिकेट खेल के आते हैं, चलो खेल के आते हैं, और फिर वो बाद में मान जाता था। तो वो क्या हो गया, इंड्यूस हुआ। मेरा मन था, उसका नहीं था, लेकिन उसका मैंने बना दिया। ऐसे ही होता है यहाँ पर कि एक तो डाइपोल है, मतलब एक के पास प्लस या नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इसको दूसरा साथी नहीं मिल रहा है, तो दूसरे क्या करता है, जबरदस्ती धक्का देता है, अरे यार प्लीज मान जाओ ना, मान जाओ ना, तुम्हारे पास पोलर है, चलो कोई नॉन पोलर है, चलो उसी से काम चला लेंगे। जैसे यहाँ पर देखो HCl है, तुम्हें पता है कि ये क्या एक तरीके का पोलर मॉलिक्यूल है। तो पोलर मॉलिक्यूल, और ये आर्गन है। आर्गन क्या होता है, आर्गन होता है तुम्हारा न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब इनर्ट गैस, तो इस पर कोई चार्ज नहीं आता, जीरो चार्ज होता है, इसलिए ये नॉन पोलर हो गया। तो इन दोनों के बीच में अगर कोई इंटरेक्शन हो रहा है, किसी तरह का अट्रैक्शन हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, वैसे ही देखो यहाँ पानी है, पानी क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, और ऑक्सीजन में किसी तरह का चार्ज यहाँ पर नहीं है, क्योंकि O2 क्या है, बैलेंस है। सिर्फ O होता तो बैलेंस नहीं होता, O2 है तो बैलेंस है। जिन बच्चों ने पुराने क्लास नहीं देखे, आप देख लीजिए, सारी बातें समझ आ जाएंगी। तो ये नॉन पोलर हो गया। इन दोनों के बीच के अट्रैक्शन को क्या कह देंगे, हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल कह देंगे। अब आ जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर, मेरा फेवरेट है। क्या है सर, ये एक तरीके का डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही होता है, बट इसमें स्पेशल क्या है सर, कि इसमें स्पेशल ये है कि इसमें एक जो एटम होता है वो हमेशा हाइड्रोजन होता है, और दूसरा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, उनमें से कोई एक होता है, वो इसके साथ जुड़ता है। मेनली कौन होते हैं, फोन, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये किसके साथ जुड़ते हैं, हाइड्रोजन के साथ जुड़ते हैं। यहाँ देख लो उदाहरण के तौर पर, H2O में हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, HF में हाइड्रोजन फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, NH3 अमोनिया में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं। इन सब में क्या है, सब में अगर कोई पूछ दे हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर ऑप्शन देकर के पूछ दे कि बताओ हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें है, तो क्या बताओगे, इन चारों में किसमें है, इन तीनों में है, इसमें नहीं है। होता है बट बहुत कम होता है, लेकिन ये चार ऑप्शन दो तो इसमें मारोगे कि नहीं इसमें नहीं होता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड के फायदे क्या होते हैं, ये जो है ना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देता है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा देता है, विस्कोसिटी बढ़ा देता है, सरफेस टेंशन, ये सब बढ़ा देता है बाबू। चलो, अब जरा हम ऑर्डर देख लेते हैं। ऑर्डर क्या है सर, जो चारों हमने फोर्स पढ़े हैं, इन चारों का ऑर्डर क्या होता है, सबसे जो मजबूत होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद होता है डाइपोल डाइपोल, उसके बाद होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और सबसे कमजोर होता है लंदन फोर्स। अंग्रेजी लोग टिकते कहाँ है भाई, ये तो कमजोर ही होते हैं। अब एक आखिरी कंसेप्ट समझ लो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है। देखो, स्टैंडर्ड, नॉर्मल वो है जो तुम रोज खाना खा रहे हो, स्टैंडर्ड वो है जो तुम एक बढ़िया सी चीज कुछ खा रहे हो, एक दिन मूड बन गया, ठीक है, और उसको सेट कर लिया कि ये है मेरा बेंचमार्क, अब इससे नीचे मैं नहीं जा सकता। ठीक है, अब मैं रोज यही खाऊंगा, इससे ऊपर की चीजें खाऊंगा, इससे नीचे नहीं खाऊंगा। और नॉर्मल क्या, कुछ भी खा लेते हैं। ठीक है? तो वैसे ही होता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर बनाया गया एक नियम। आइडियल गैस के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर सेट कर देगा कि ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, इसी पर आइडियल गैस काम करेगा। क्या टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर रहा, तो टेम्परेचर सेट किया गया 273.15 केल्विन। सेल्सियस में ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस। सिर्फ 273 केल्विन में लिखा हो तो तुम मार सकते हो। प्रेशर किया गया कितना, 1 बार या 10 के पावर 5 पास्कल, तकरीबन 0.987 एटीएम के बराबर होता है। और वॉल्यूम जो है ये 22.60 लीटर। ये तुम जो डेटा देख रहे हो है ना, ये आज के टाइम का डेटा है, मॉडर्न डेटा है।
मॉडर्न डेटा है, ठीक है। पहले स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या था, तो 273 केल्विन और 1 एटीएम प्रेशर और 22.4 लीटर वॉल्यूम था, ये पहले था। 1982 से पहले आईयूपीएसी ने डिसाइड किया था, ठीक है। बाद में आईयूपीएसी ने इसको बदल करके ये ऊपर वाला लिख दिया। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है सर, तो 293 केल्विन टेम्परेचर, यानी 20 केल्विन के आसपास, 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास। प्रेशर 1 एटीएम और वॉल्यूम 24 लीटर, ये नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर होता है। बस ये हो गई बात है। बस आज की क्लास में इतना ही था, और अगली क्लास में मिलते हैं एक और एडवांस टॉपिक के साथ, ठीक है। पढ़ते रहिए आप लोग, जल्दी मिलते हैं, तब तक ध्यान रखिए, टाटा बाय बाय, जय हिंद।